कहते हैं कि किस मत करने दीजिए बच्चे को इन्फेक्शन के डर से। बिल्कुल। इन्फेक्शन का नाम है आरएसवी। तो क्या राइट टाइम होता है कि एक बच्चा पहला वर्ड दूसरा वर्ड किस टाइम तक बोलता है? बहुत सारे रील्स देखे हैं जहाँ यूएस में, अमेरिका में बच्चों को उनको छोड़ा जाता है कि वो 6 मंथ के बाद खुद से राइट, ईटिंग स्टार्ट करे, पर राइट, हमारे इंडिया में स्पून फीडिंग है। राइट। और कॉन्सेप्ट अब यूएस में ही नहीं, यहाँ पे भी आ गया है। इसको कहते हैं बेबी लेड वीनिंग। ठीक है। अगर आप एक न्यू मॉम हो या फिर आपके पास एक बेबी है जो 1 से लेके 3-4 साल तक का है और आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। इसमें मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए हैं जो जनरली हमारे पेरेंट्स और हमारे मन में होता है एज अ न्यू मॉम या फिर एक बेबी की मॉम। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने आप को या तो रिलेट करो या फिर आपके क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले वेलकम डॉक्टर रचिता मैम हमारे शो पे। प्लीज अपने आप को सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करिए अच्छे से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रचिता चैटर्जी है। आई एम अ पीडियाट्रिशियन बाय प्रोफेशन। आई एम ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, ऑल्सो अ सर्टिफाइड लैक्टेशन एंड न्यूट्रिशन कोच फॉर किड्स। इसके अलावा आई एम अ मॉम ऑफ टू। सो दिस इज माई इंट्रोडक्शन। मैम, ऑलरेडी यू आर अ मॉम ऑफ 2 और आपने प्रेगनेंसी ऑलरेडी देखा है। तो मुझे सबसे पहला आपसे ये जानना है कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एक न्यू मॉम के लिए? सी, फॉर एवरी वुमेन इट इज़ डिफरेंट। ठीक है, सारी महिलाओं के लिए अलग अलग होता है। लेकिन जो मैं देख समझ सकती हूँ, जो मैं देखती हूँ रोज, जो मैं समझती हूँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना। ठीक है। क्योंकि एक मदर, हर मदर चाहती है कि मैं अपने बच्चे को अपना खुद का मिल्क पिला पाऊँ। ठीक है। लेकिन अगर मदर का सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो स्टिचेस के पेन की वजह से, या अगर मदर का वेजाइनल डिलीवरी हुआ है तो अलग पेन की वजह से, किसी न किसी पेन की वजह से सबसे बड़ा चैलेंज मदर के लिए यही आता है कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराऊं। तो या अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द फर्स्ट चैलेंज। न्यू बॉर्न के केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या मतलब कॉमनली देखने को मिलती है अपने क्लिनिक पे? सो सबसे कॉमन है, जो प्रॉब्लम नहीं है वो है जॉन्डिस। राइट। मैक्सिमम बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो डे थर्ड से देखा जाता है, एंड वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। एंड कई लोग, कई, अब तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है ना। लेकिन कई लोग जो है पहले धूप दिखाने में ही विश्वास करते थे, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फोटोथेरेपी मशीन्स हैं। तो उसमें हम न्यूबॉर्न्स को फोटोथेरेपी मशीन में रख करके उनको यूवी लाइट देते हैं। ठीक है, तो उससे वो बेटर हो जाता है। तो येस, अकॉर्डिंग टू मी सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है दैट इज जॉन्डिस। मैंने ये भी देखा है कि जब न्यूबॉर्न को दूध पिलाने की बात आती है तो जो फॉर्मुलेटेड मिल्क्स होते हैं राइट। उसको लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। वाइट भी कभी ब्रेस्ट मिल्क नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, दैट इज़ डिफरेंट केस। बट अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो भी फॉर्मुलेटेड मिल्क को एक एड ऑन रख लिया गया है। क्या ये ओके है या मतलब इसमें कोई इश्यू है? सी, इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे के बारे में। इसी वजह से फॉर्मूला मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर्मूला मिल्क यूज़ करने का सबसे जो मुख्य रीज़न है वो ये है कि मदर या फैमिली को लगता है कि इन्हें दूध नहीं हो रहा है और बच्चे को भूख लगी है। ठीक है। तो सबसे कॉमन कॉज यही है फॉर्मूला मिल्क मिल्क यूज़ करने का, कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। राइट। तो बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, ये उन्हें कैसे लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है? क्योंकि अच्छा, बच्चा बार बार रोता है। रो रहा है। राइट। तो बच्चे के रोने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चे ने जैसे अगर सुसु कर दिया तो रो दिया, बच्चे ने अगर पॉटी कर दी तो रो दिया, बच्चे को अगर माँ का कंफर्ट चाहिए तो रो दिया, बच्चे का अगर नाक बंद है तो रो दिया। तो ऐसे कई सारे कॉज हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है रोते हैं, सिर्फ भूख लगने की वजह से नहीं। ठीक है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि जो माँ दूध पिला रही है दैट इज इनफ और नॉट? ठीक है। तो उसके दो तीन साइंस होते हैं। सबसे पहले हम बच्चे का पेशाब देंगे। ठीक है। बच्चा अगर माँ के दूध पे है और वो 6 से 8 बार अच्छे से पेशाब कर रहा है, ठीक है, पीडियाट्रिशियन के पास जाने के बाद पीडियाट्रिशियन बोल रहे हैं कि बच्चे का वेट गेन हो रहा है,
बच्चा दूध पीने के बाद आराम से सो रहा है। तो ये सारे कुछ साइंस हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि मदर का मिल्क बच्चे को अच्छे से जा रहा है और बच्चे को ऊपर के मिल्क की, जैसे फॉर्मूला मिल्क की, नीड नहीं है। पहले हम लोग काऊ मिल्क देते थे, बुफेलो मिल्क देते थे। अभी उसे लोग मना कर रहे हैं। मेन मतलब क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम लोग तो वही पी के बड़े हुए हैं। राइट। सो सबसे पहले तो ये चीज है कि काउ मिल्क को या किसी भी मिल्क को या इनफैक्ट पानी को या किसी भी पदार्थ को 6 मंथ्स के पहले मना किया जाता है। हाँ, ये जनरली होता है। हाँ, इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो बेबी का गट है वो मदर्स मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए बना है। काउ उसकी मदर नहीं है, काउ हम सबकी मदर है। राइट। लेकिन एक मदर का मिल्क अपने बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है। काउ मिल्क से ये प्रॉब्लम होता है कि काउ मिल्क में फॉस्फोरस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को काउ मिल्क पे रखा गया है उनके किडनीज फेल हो जाते हैं बिकॉज फॉस्फेट लोडिंग की वजह से, ठीक है। ये चीज ब्रेस्ट मिल्क में नहीं है, ठीक। ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए है, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ भी हार्म नहीं होता है उससे। सो दिस इज द रीजन। तो काऊ मिल्क कब से दे सकते हैं फिर बच्चों को? देखिए, आप काउ मिल्क, पहली तो ये चीज है कि काउ मिल्क को आपको 1 साल से ऊपर ही देना है। बच्चा जब 1 साल से ऊपर हो जाए बच्चे को, तभी आपको काउ मिल्क देना है। लेकिन 6 महीने से ऊपर जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं, तो अगर हम कोई खाना बना रहे हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब ऊपर का खाना, 6 महीने के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को हम ऊपर का खाना देते हैं, तब उस समय हमें काउ मिल्क को देने में अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यदि हम कुछ उसको बना के दे रहे हैं, जैसे कि कोई खीर हो गई, ठीक है, सूजी का खीर हो गया, या फिर आप साबूदाने का खीर हो गया, या सेवई की खीर हो गई, ये सारी चीजें अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिन चीजों में काऊ मिल्क ऐड हो उसमें हम काउ मिल्क यूज करके बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन काउ मिल्क को एज सच ग्लास में लेकर के बच्चे को पिलाना, इट इज नॉट सजेस्टेड। मैंने बहुत सारे रील्स देखे हैं जहाँ यूएस में, अमेरिका में बच्चों को उनको छोड़ा जाता है कि वो 6 मंथ के बाद खुद Right. से ईटिंग स्टार्ट करे। Right. पर हमारे इंडिया में स्पून फीडिंग है। राइट। और कॉन्सेप्ट अब यूएस में ही नहीं, यहाँ पे भी आ गया है। इसको कहते हैं बेबी लेड वीनिंग, ठीक है। बेबी लेड वीनिंग मतलब हम बच्चे को खाने के साथ छोड़ देते हैं। कोई भी मैश्ड खाना या किसी तरह का खाना बच्चे के सामने रख करके हम बच्चे को छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है कि बच्चा खाने के टेक्सचर से खेलता है, खाने को समझता है, उसको वो खाना पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है वो एसेस करता है, ठीक है। उसको कितना लेना है वो भी एसेस करता है। धीरे धीरे करके बच्चा जो है खुद खाना खाने लगता है बेबी लेड वीनिंग में। मेरी मॉम जब वो प्रेग्नेंट होती है वो सोचती है कि मैं खाने मतलब स्क्रीन दिखा के खाना नहीं खिलाऊंगी। राइट। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है कि हर कोई स्क्रीन दिखा के, टीवी दिखा के खाना खिला ही रहा है, क्योंकि शायद बच्चा खा ही नहीं रहा है, बिना उसके नहीं खा रहा है। सी, एक्चुअली पहले हम लोग के क्या कंसेप्ट होते थे कि हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज किड्स, राइट। बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है हमें। अब क्या हो रहा है कि फैमिलीज न्यूक्लियर हो जा रही है, पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। तो पेरेंट्स फाइंड इट इजी थोड़ा सा कि आप स्क्रीन को दिखा करके, बिकॉज इट इज, आप कोकोमेलन दिखा रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो वो बच्चे के सामने एक वो आ रहा है, ठीक है। बच्चे का अटेंशन पूरा उसमें फिक्स्ड है, ठीक है। अब वो बदमाशी नहीं कर रहा है, तो यू आर लाइक कि हम बच्चे को जल्दी जल्दी 15 मिनट्स में खिला दें एंड वी हैव टू गेट डन विद अदर वर्क ऑल्सो। मतलब इस वजह से स्क्रीन को लोग प्रेफर करते। यस। इसके सबसे बड़ा डीमेरिट बच्चे के साथ क्या हो रहा है? सबसे बड़ा डीमेरिट इसके साथ हो रहा है वर्चुअल ऑटिज्म, जो बहुत सारे केसेस हमारे ओपीडी में आ रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज वर्चुअल ऑटिज्म। सी, जब हम बच्चे के साथ, जब हम एज पेरेंट्स अपने काम में बहुत बिजी होते हैं, सो वील गेट अप, हमें कुकिंग करनी है, हमें क्लीनिंग करनी है, हमें कपड़े धोने हैं, हमें और भी काम देखना है, प्लस हमें अपना मी टाइम भी देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हर काम जैसे हमने स्पेसिफाई किया है उसी तरीके से जल्दी जल्दी हो जाए। तो बच्चा बिल्कुल बदमाशी ना करे। 1 घंटा 2 घंटा हम नहीं दे पाएंगे बच्चे को, ठीक है। स्क्रीन के सामने बिठा दिया, जल्दी से खिला दिया, है ना। बच्चा ज्यादा रो रहा है, किसी और चीज में आपके पीछे पीछे आ रहा है, आप कुकिंग कर रहे हो, वहां पे आपको डिस्टर्ब कर रहा है,
आपने स्क्रीन लेके बच्चे को बैठा दिया, अब बच्चे ने अपना एसोसिएशन सारा स्क्रीन से बना लिया, ठीक है। आप उससे कुछ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उससे कुछ बातें नहीं कर रहे हो, बच्चे के साथ कोई खेलने वाला नहीं है, ठीक है। तो बच्चे की स्पीच डेवलप होती है सुन के, इंटरेक्शन से, इन सारी चीज़ों से। तो वर्चुअल ऑटिज्म में ये होता है कि वो स्क्रीन को ज़्यादा देखने की वजह से उसका जो है क्या कह सकते हैं, स्पीच डिले होने लगता है, राइट। तो समय पे बच्चा बोलता नहीं है। अभी आपने बोला कि बच्चे की स्पीच डिले हो जाती है, राइट। तो क्या राइट टाइम होता है कि एक बच्चा पहला वर्ड दूसरा वर्ड किस टाइम तक बोलता है, या फुल सेंटेंस कब तक अ, बोलना स्टार्ट करता है? सी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्पीच एक ऐसा माइलस्टोन है जो यूजुअली समय पे बहुत कम बच्चों के आते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली 1 साल तक का बच्चा एक शब्द मीनिंगफुल बोल देता है, जैसे कि बॉल, या जैसे भी उसका जिस चीज़ में नीड है, ठीक है, लाइक एसी, ऐसी चीज़ें, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें वो 12 मंथ से लेकर के 15 मंथ्स तक बोल देता है बच्चा। अपने नीड की चीज़ें, जैसे उसको पानी चाहिए या कुछ चाहिए ऐसे, तो वो अगर शब्द ना बोल पाए वो दिखा के बोलता है मम, समझ रहे हैं, ऐसी चीज़ें। ये सारी चीज़ें बच्चा 15 मंथ्स तक समझ लेता है, बोल लेता है। इसके अलावा फुल सेंटेंसेस आपके आते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस वो आपका 2 साल पे आता है। और ये ऐसी कोई सिवियरिटी जिसमें पेरेंट्स के कुछ नॉलेज ना होने से हो गई हो, ऐसा कुछ? सी, सबसे ज़्यादा सीवियर होता है बच्चे को, जो है बच्चे के दिमाग का विकास नहीं है। हम लोग अपने मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी, ठीक है। ये केस ये होता है कि जब आजकल सब लोग का ये फोकस है कि हम अपने बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, राइट। हम सिजेरियन सेक्शन नहीं कराएंगे क्योंकि सिजेरियन सेक्शन डॉक्टर पैसा लूटने के लिए करते हैं, राइट। आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट बट आई वुड डेफिनेटली वाउच फॉर दिस कि let your doctor decide what is the best for you. Some doctors definitely maybe, but I'm talking about the maximum people over here. जो maximum gynecologist होती हैं वो एक मदर की कंडीशन देख के ही डिसाइड कर पाती हैं कि मदर को नॉर्मल डिलीवरी की ज़रूरत है या मदर को एक सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है। मैंने ये भी देखा है, न्यूबॉर्न जब घर में आता है तो एक चीज़ मना होती है, जैसे बहुत ज़्यादा मैंने देखा हाइजीन की वजह से मे भी किस नहीं करने देते, या ऐसा कहते हैं कि किस मत करने दीजिए बच्चे को इन्फेक्शन के डर से। बिल्कुल, उस इन्फेक्शन का नाम है आरएसवी वायरस इन्फेक्शन, उसको कहते हैं। ये जो आरएसवी वायरस होता है ये हम एडल्ट्स में, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल वायरस, हम लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं करता है। तो अगर, लेकिन बेबी जब आया है उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, राइट, बिल्कुल न्यूबॉर्न है, बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है। अब आप जब उसको माउथ टू माउथ किस कर रहे हो या गाल पे भी ऐसे किस कर रहे हो कि उसके लिप्स पे लग जा रहे हैं या कहीं भी किस कर रहे हो, तो वो वायरस उस न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन कर देता है और उससे इतना सिवियर निमोनिया हो जाता है that I cannot tell you. So yes, please avoid kissing even on cheeks. कितने मंथ के बाद कर सकते हैं? ऐसे मंथ्स का कुछ नहीं है। देखो, 6 मंथ्स के बाद बेबी का जो है इम्यून सिस्टम धीरे धीरे करके डेवलप करने लगता है, यस। तो बेबी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता है 6 मंथ्स के बाद। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप किसी के बेबी को चीक्स पे या लिप्स पे या फेस पे कहीं ना करें। अगर आपको किस करना है तो आप हैंड पे कर सकते हैं या हेड पे कर सकते हैं। मदर किस कर सकती है न्यूबॉर्न को? मदर जिसने जन्म दिया है, जितना अवॉइड करना चाहे, जितना अवॉइड कर सकती है उतना करो। मदर भी। जितना avoid तो फिर अगर मदर के लिए ये रूल है तो आई गेस कि गेस्ट जो फॉर्सी करने आ रहे हैं बेबी बिल्कुल। को, वो बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने देखा है कि जब बेबी स्टार्ट करता है फूड अपना, लाइक मेरा बेबी जब 6 मंथ का कंप्लीट हो रहा था, राइट। तो बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम रील को ये पता चल गया था कि इसे अब गाइड करना है फूड को लेकर के। राइट। और बहुत ज़्यादा मैंने रील्स देखा नो शुगर नो सॉल्ट का। राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कल्चर में या हमारे लोग के लिए, इंडियंस के लिए? सी, शुगर का कॉन्सेप्ट है और सॉल्ट का कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको सॉल्ट का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। तो सॉल्ट मना होता है 1 साल के लिए और हम शुगर को मना करते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। सॉल्ट इसलिए मना करते हैं क्योंकि बेबी की जो किडनीज होती हैं, ठीक है, वो अभी इतनी मैच्योर नहीं होती हैं कि वो सॉल्यूट लोड दे सके, ठीक है। इसी वजह से सॉल्ट को मना किया गया है।
एंड शुगर। शुगर के ये शुगर का ये है कि टेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। बेबी के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, आप उन्हें जैसे गाइड करोगे वो वैसे ही गाइडेड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप अर्ली शुगर इंट्रोड्यूस कर देते हो तो बेबी का जो है शुगर के लिए एक प्रेफरेंस हो जाता है। जैसे हम लोगों के अंदर शुगर का एक प्रेफरेंस है, हम में से मैक्सिमम लोग आई थिंक मीठा खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स वैसे ही हैं कि कुछ मीठा है तो कुछ इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए शुगर को जो है 2 साल तक हम लोग मना करते हैं कंप्लीटली, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बिकॉज आप ये देखिए, शुगर आप कंप्लीटली नहीं मना कर रहे हैं, क्योंकि जो आप मिल्क दे रहे हैं उसमें अपना शुगर है, लैक्टोज। जो आप फ्रूट्स दे रहे हैं उसमें अपना शुगर है, सुक्रोज। तो यदि आप कोई चीज़ सपोज करिए कि मीठा बनाना चाह रहे, जैसे बहुत हम लोग आजकल देखते हैं कि सूजी का हलवा बना दिया, ठीक है। तो उसमें अगर आप एप्पल को थोड़ा प्योरी करके डाल दोगे, इट विल हैव इट्स नेचुरल शुगर, इट इज़ अ नेचुरल sweetener. Natural sugar allowed है but direct refined sugar Yes, it's not allowed. completely. Just because of this, yes. Because आजकल क्या है, ओबेसिटी का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। अब पहले की जो डिजीजेस थी जैसे कि ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हम एक सर्टेन एज के बाद देखते थे, ठीक है। 30 ईयर्स के बाद हम देखते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो ओबेसिटी, वो हाइपरटेंशन, वो सारे डिजीजेस जो पहले एडल्ट्स में होते थे, वो सारे डिजीजेस अब बच्चों में होने लगे हैं, ठीक है। इसी वजह से बच्चों की टेस्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उन्हें बार बार शुगर का एक्सपोजर करते रहेंगे तो वो उस चीज़ को ज़्यादा इंटेक करेंगे एंड दे आर बी मोर प्रोन टू दोज डिजीजेस। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि बच्चा खाना खाए या ना खाए दूध जरूर पी ले। राइट। इसका क्या मतलब, इज दिस राइट और रॉन्ग? सी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग कि आप सिर्फ ये सोचो कि मेरा बच्चा पूरा एक कंप्लीट बैलेंस डाइट ना ले और सिर्फ दूध ले। इसका सबसे बड़ा, मैं आपको डीमेरिट बताऊंगी शिवांगी, इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है कॉन्स्टिपेशन। ओवर मिल्क सप्लाई से, काउ मिल्क की बात हम कर रहे हैं या बफेलो मिल्क, या ये दोनों मिल्क मेनली प्रमुखतः हम लोग यूज करते हैं, सबसे जो कॉमन इससे प्रॉब्लम होती है वो है कॉन्स्टिपेशन। समय पे पॉटी नहीं होती है बच्चों को, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, और दूसरा आप ये सोचिए, आप सिर्फ मिल्क से बैलेंस डाइट कैसे दे सकते हैं? बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, इट शुड इंक्लूड प्रोटीन, इट शुड इंक्लूड फाइबर्स। तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ मिल्क से कैसे दे पाएंगे बच्चे को, राइट? अगर कोई बच्चा बिल्कुल मिल्क नहीं लेता हो, मतलब नॉर्मल पूरा डाइट लेता हो लेकिन मिल्क को अवॉइड देयर करे, इज नो हार्म इन दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट। मतलब कोई दिक्कत नहीं है अगर वो बच्चा पूरा कोई खाना दिक्कत खा नहीं रहा है। है। आपको किस चीज की दिक्कत है? आप कैल्शियम की बात कर मेनली रहे हो? कैल्शियम, तो हाँ। देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट इज रिच इन कैल्शियम अपार्ट फ्रॉम मिल्क। आप रागी देखें, आप बाकी मिलेट्स देखें, उसमें कितने सारे कैल्शियम के सोर्सेस हैं, राइट? तो कैल्शियम के बहुत सारे और सोर्सेस हैं। मिल्क का ये है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारा वायरिंग हो गया है, राइट? मिल्क इज इम्पोर्टेंट। मिल्क इज इम्पोर्टेंट, एक गिलास मिल्क दूध रात इज में पीना इम्पोर्टेंट, जरूरी है। बिल्कुल। अगर आपके बच्चे को आपको दूध देना ही है तो आप 1 गिलास पे दीजिए उसे, 1 गिलास, मैक्सिमम 500 ml, दैट इज द कट ऑफ लिमिट। इससे ज्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अपने बच्चे को। और मिल्क पीने के बाद आई थिंक उसको डाइजेस्ट करने में भी इतना टाइम लग जा रहा है कि बच्चा मेन न्यूट्रिशन मिस कर दे रहा है। एग्जैक्टली। आप देखिए, आप उसको ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खिला पा रहे हैं, मिल्क से जाएगा क्या वो, राइट? फाइबर्स नहीं जाएंगे, वो सारी चीजें नहीं जाएंगी। आयरन जाएगा क्या? आयरन नहीं जाएगा मिल्क से। तो कितनी सारी चीजें भी तो हम मिस आउट कर दे रहे हैं क्योंकि बच्चा सिर्फ दूध ही पिया चला जा रहा है। अच्छा, ये कोको पाउडर्स जो है राइट, मिल्क में दे, मतलब उसमें भी आई थिंक शुगर होता है। राइट। तो अगर जो 1 ग्लास ऑफ मिल्क दे रहे हैं उसमें ऐड करें प्रोटीन पाउडर ऐड करें, तो इज दैट ओके फॉर बेबीज? Even if you don't add, that is also okay for babies. If you add, see, why to go for artificial things, right? For It is just taste. for taste, then it's okay, okay. But you can also give mango milkshake to your baby. You can also give different things naturally. जो मैं natural चीजें बोल रही हूँ
वो सब आप बना के दें अपने बेबी को। और काजल, मसाज, ये सारी चीजें। सी, काजल तो मुझे लगता है ट्रेडिशन में इतना डीप रूटेड है कि हम मतलब कि घर घर भी अगर आंखों से कैंपेन हटा कर दिया ले, तो यहाँ तक आ गया है। मैंने घर देखा घर भी है। अगर कैंपेन कर ले हम, तो इसको पता नहीं कब हम हटा पाएंगे, ठीक है। लेकिन यस, अभी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो एक्सेप्ट कर रही हैं कि काजल इज रियली नॉट गुड फॉर योर बेबीज, ठीक है। चूंकि कुछ लोग को हुआ है, हमें नहीं होगा, तो वी कांट ऑलवेज प्ले दैट लकी, राइट। हमें हमारे बच्चे को जब हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे। सो काजल का ये है साइंटिफिक रीजन कि जो काजल होती है ना, यहाँ पे नेजोलैक्राइमल डक्ट होता है, यहाँ पे छोटा सा आप देखोगे एक डक्ट है। तो जब हम काजल ऐसे लगा देते हैं ना, तो वो नेजोलैक्राइमल डक्ट को जो है ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ब्लॉक करने की वजह से वहाँ पे जो हमारे आंसू हैं वो नीचे को नहीं जा पाते हैं, और जो आंसू यहाँ रुक गए, अगर उनमें इन्फेक्शन हो गया तो उससे आंखों का और वो इन्फेक्शन हो बच्चा जाता इतना छोटा है, उसकी इम्यून इतनी डाउन है है। आप बताएं। कि अच्छा, माय बेबी इज अबाउट टू रीच 2। राइट। तो मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पॉटी ट्रेनिंग देने का टाइम है, तो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर पॉटी ट्रेनिंग? सी, द राइट टाइम फॉर पॉटी ट्रेनिंग इज 2.5 to 3 years, ठीक है। आप समय से पहले कोई चीज करोगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 6 महीने पे अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन हाँ, कर दिया। मतलब पीपल आर कमिंग एंड सो सेइंग ये मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। आप कैसे 6 महीने के बच्चे को इसको कर सकते हो पॉटी ट्रेन? उसे कहते हैं एसोसिएशन, दैट इज नॉट पॉटी ट्रेनिंग। पॉटी ट्रेनिंग तब है जब आपका बच्चा बाथरूम में जाके, टॉयलेट में जाके बोलेगा, ऐसे दिखा के एटलीस्ट बोलेगा कि मुझे वहां जाना है, उसको पॉटी करना है तो वो वही करेगा, दैट इज पॉटी ट्रेनिंग, ठीक है। तो पॉटी ट्रेनिंग का राइट एज 2.5 to 3 years है, ठीक है। इसी टाइम पे हमारा बोवल कंट्रोल आता है, ब्लैडर कंट्रोल आता है, सारी चीजें आती हैं, तो उसी टाइम पे करना बेस्ट है। उसके व्हाट अबाउट डायपर्स, कि कब तक मतलब यूज करें, ना यूज करें, कितना यूज करें, कैसे? डायपर्स का डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है शिवांगी, ठीक है। तो आप देखें 6 months 1 year तक तो आपको डायपर पहनाना पड़ेगा, बिकॉज द बेबी ऑब्वियसली ही वोंट बी एबल टू से। डायपर का ये है कि आप क्लॉथ डायपरिंग जितना कर सकते हो दैट इज बेटर, ठीक है। क्योंकि जो डायपर्स आते हैं कमर्शियली, कई बच्चों को रैशेज हो जाते हैं उससे, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। एंड अगर आप समय पे उसका केयर ना करो तो इट ग्रोज लाइक एनीथिंग, ठीक है। तो यस, क्लॉथ डायपरिंग आप जितना कर सकते हो आप उतना करो, बट आई वुड से कि बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाइट टाइम के अराउंड यू कैन ऑलवेज आप कमर्शियल, हाँ, वो आप डायपर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके। सो ऐसा कोई केस जब आपको मतलब न्यू बॉर्न का तो आपने बताया, एक 1 to 2 years के बीच में ऐसा कोई केस जहाँ पे आपको लगता हो कि ये मोस्ट हार्मफुल है लेकिन पेरेंट्स इसको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं? आई वुड से दैट इज इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल सर्दी खांसी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल एक तो ये हो गया है कि पेरेंट्स वैक्सीनेशंस को लेके बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है, राइट। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में कुछ वैक्सीन्स लगती हैं और प्राइवेट में कुछ वैक्सीन्स लगती हैं। आई वुड से गवर्नमेंट इज कवरिंग मैक्सिमम ऑफ द वैक्सीन्स, ठीक है। बट स्टिल पेरेंट्स नीड टू नो देयर आर सर्टेन वैक्सीन्स जो गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है जो वो इन्फ्लुएंजा। सर्दी खांसी हर बच्चे को होती है, ठीक है। आप फ्लू का वैक्सीन अगर आप मिस कर दे रहे हैं, अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम फ्लू का वैक्सीन, सर्दी खांसी तो वैसे भी होगी, ठीक है, तो फ्लू का वैक्सीन लगाने से क्या सर्दी खांसी होगी ही बच्चे को? नो, फ्लू वैक्सीन इज नॉट फॉर दैट। फ्लू वैक्सीन इसलिए लगाया जा रहा है कि हम उसकी जो सिवियरिटी है उसको हम कम कर सके, राइट। तो अगर आप इन्फ्लुएंजा को इतनी हल्के में ले रहे हो तो वो कब निमोनिया बन करके, कब बच्चे ऑक्सीजन से लेकर के, सीपैप से लेकर के वेंटिलेटर्स तक चले जाते हैं, इट्स वेरी क्विक, ठीक है। सो नेवर एवर टेक इवन सर्दी खांसी वेरी लाइटली कि इट्स जस्ट सर्दी खांसी, ठीक है। जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, ठीक है। कितने लेट मतलब हिम कितने एग्जामिन देर योर तक, कितने चेस्ट। देर तक हम अवॉइड कर सकते हैं? लाइक ऑब्वियसली अगर तो हुआ है तो तुरंत तो शायद डॉक्टर नहीं बताएगा। राइट, सो देर आर सर्टन डेंजर साइंस शिवांगी, जो मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से सभी दर्शकों को। द डेंजर साइंस आर कि जब आपके बच्चे की सांस बहुत तेज चल रही है,
ठीक है, बहुत तेज सांस चल रही है, हाई ग्रेड फीवर है, 103 104 का बुखार आ रहा है, ठीक है, आप नशा कर रहे हो, आप दवाई दे रहे हो, बुखार उतर नहीं रहा है, बच्चे को झटके आ रहे हैं, राइट, बच्चा कुछ खा पी नहीं पा रहा है, बिल्कुल सुस्त हो जा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, बच्चे को लगातार उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये कुछ 4-5 डेंजर साइंस है जो पेरेंट्स घर पे देख करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि इतना हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सांस तेज चल रही है, इट्स नॉट सेटलिंग डाउन, तो क्या आप हम घर में ट्रीटमेंट देना चाहिए? क्या उचित है? ये नहीं उचित है, आप डॉक्टर के पास आइए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? तो ये 4-5 डेंजर साइंस जो है देख करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत है या घर पे ये ट्रीटमेंट हो सकता अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को चॉकलेट्स देना स्टार्ट कर देते हैं व्हेन दे स्टार्ट 1 ईयर के बाद, आई गेस, कि स्वीट रिवॉर्ड, है। दादा दादी राइट, प्यार में थोड़ा राइट, चिप्स है, पेरेंट्स राइट, खा रहे हैं इसलिए भी शायद ट्रांसफर हो रहा है। राइट। तो सो ये हर घर की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो मैं भी फेस करती हूँ अपने घर में राइट, तो इस प्रॉब्लम से कोई अछूता नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि जितना आप अवॉइड कर सकें उतना आप अवॉइड करें, ठीक है, आप ग्रैंड पेरेंट्स को हर्ट मत करें क्योंकि दे आर ऑल्सो डूइंग इट आउट ऑफ लव, ठीक है, कोई अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई खराब नहीं चाहेगा, वो उनका वे है प्यार शो करने का, लेकिन आप उन्हें अगर चीज़ें प्यार से समझाएंगे, अगर उनके साथ बैठ करके कि अब तब की बीमारियां अलग हैं, अब की बीमारियां अलग हैं, अगर आप ऐसे करके दे रहे हैं तो बच्चों के स्वभाव में अगर आ गया वो चीज़ तो वो बार बार एक्सपेक्ट करेंगे, वो बार बार like I've seen my baby waiting for dada to come so that he'll get a dairy milk. That's it. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिज दादाजी, है ना? But we are saying मतलब बहुत polite way. It's not like Right. he understands all that. Right. But So when he'll see through it, he'll definitely understand, and rest is his decision. Yes, we can only say. anything about dental care? सो डेंटल केयर का ये है कि फर्स्ट तो 6 मंथ से बच्चे की टीथ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, सबसे पहले ये 2 दांत जो भी नीचे के हैं वो आते हैं ऐसे ऐसे करके, तो 13 ईयर्स तक की 13 मंथ्स, सॉरी ईयर्स, सो सॉरी, 13 मंथ्स तक हम वेट करते हैं कि टीथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अगर 13 मंथ्स के बाद टीथ नहीं आते हैं तो इट्स अ डिलेड डेंटिशन, ठीक है, वो चीज़ है। अच्छा, दांत का केयर ये है कि हम लोग को ब्रशिंग शुरू कर देना है जब हम पहला दांत नोटिस करते हैं, ठीक है, Okay. राइट, तो बहुत पेरेंट्स ये चीज़ मिस आउट कर जाते हैं, बहुत की जानकारी नहीं होती है, बट यू हैव टू क्लीन योर चाइल्ड्स टीथ एज सुन एज इट कम्स, ठीक है, तो पहले पेस्ट आप चूज़ करें जो बेबी का पेस्ट है, बेबी से कंपैटिबल जो पेस्ट है वो चूज़ करें, उसके साइज़ का आप वो लें, ब्रश लें, ठीक है। अच्छा, जो बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं उनके लिए ब्रशेस नहीं होते हैं, उनके लिए हम ब्रिस्टल्स ये करते हैं जो फिंगर में ऐसे फिंगर्स में पहन पहना करके, करके हाँ बनाते हैं। राइट, ऐसे, तो उसे उसमें स्टरलाइज करना होता है आफ्टर एवरी यूज? नो, जस्ट वॉशिंग इज इनफ विद रनिंग टैप वाटर, ठीक है, उसमें जो है आप थोड़ा सा एक चावल के दाने के साइज़ का थोड़ा सा लेकर के पेस्ट, उसको आप जो भी टीथ है वहाँ पे और गम्स वगैरह में आपने लगाती है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट रिंसिंग बिकॉज बेबी जो है रिंस नहीं कर पाते हैं, दिस इज़ वाई वी आर ओनली गिविंग थोड़ा सा अमाउंट इन दैट, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ब्रशिंग शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज वी नोटिस द फर्स्ट टीथ, ठीक है, बिफोर दैट यू हैव टू कीप ऑन क्लीनिंग योर चाइल्ड्स माउथ, ठीक है, एटलीस्ट दिन में एक बार किसी सॉफ्ट कॉटन कपड़े से लेकर के अपने बेबी के माउथ को एक बार आप क्लीन कर लें, ठीक है, जो भी मिल्क वगैरह लगा हुआ है उससे क्लीन हो जाए, यस, And, मतलब मैंने ग्रोथ में देखा है बच्चे एक एज के बाद बहुत क्रैंकी होने लगते हैं, लाइक दे स्टार्ट हिटिंग, हाउ टू, क्या हो रहा है उनके साथ, क्या हो रहा है, और क्या बच्चे महसूस कर रहे हैं और कैसे पेरेंट्स को हैंडल करना चाहिए? राइट, सो कई बार हमने देखा होगा कि हम स्पेशली जब किसी बच्चे के सिबलिंग्स होते हैं, साथ वाले होते हैं या ऐसे, तो बच्चे हेयर्स पुल करते हैं, मारते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्पर शो करते हैं, तो उसे कहते हैं टेम्पर टैंट्रम्स, ठीक है, वो जो है आप 6 महीने से 1 साल तक
स्टार्ट होता है वो आना। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो एक बात समझिए कि बच्चा बच्चा है, ठीक है, उसको अपने इमोशंस अभी रेगुलेट करना नहीं आया है, ठीक है, वो स्टिल उस फेज में इवॉल्व कर रहा है। तो उसे कैसे कह सकते हैं कि बच्चा बदतमीज है ना? आपको इस तरह आप समझिए कि एंड खास करके जब बच्चे ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, राइट, जब उनके सोने का टाइम है, या आप देखिए कहीं आप ट्रैवलिंग करा रहे हैं उन्हें, या आप किसी पार्टी में ले गए हैं जहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तो भाई ठीक से रहे, जनरली बच्चे एग्जैक्टली, तो वो ओवर स्टिमुलेशन है, ओवर स्टिमुलेशन की वजह से हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें ये नहीं सोचना है कि आप जो है सराउंडिंग वाले लोग क्या कह रहे हैं, आप काम रहिए, ठीक है, आप अपने बच्चे को स्पेस दीजिए, काम रहिए, थोड़ी देर के लिए उसे उस एनवायरनमेंट से उठा करके बाहर कहीं ले जाएं, ठीक है, उसके साथ बातें करें कि देखो आई एम अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स, ठीक है, आप कुछ आपको हो रहा है आप मुझे बताओ, या अगर आपको कुछ भी नहीं बताना है आप करो, लेट हिम अलाउ टू बी काम, उसे अपने इमोशंस को बाहर आ जाने दो, कर लेने दो उसे जो करना है, आफ्टर ही इज डन विद इट धीरे धीरे करके प्यार से। सो द ट्रिक इज दैट यू हैव टू बी काम, अगर आपको अपने बच्चे को काम करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। बट हाउ विल द बेबी लर्न कि हाउ टू बिहेव? So the baby doesn't need to learn it from the first day of his life, or that for that matter at 3 years of age that he needs to behave, because he is not wired like that. बट अभी तो 2.5 साल पे बचपन प्ले स्कूल भेज देते हैं। तो प्ले स्कूल में देखिए जो बेबी फ्रेंडली प्ले स्कूल है वो समझते हैं कि बच्चे का ये बिहेवियर है, ठीक है, जो नहीं समझते उन्हें प्ले स्कूल चलाना भी नहीं चाहिए, है ना, कि बच्चा है, वो पानी से खेलेगा, वो गंदा करेगा, वो सुसु पोटी करेगा, है ना, वो साथ वाले बच्चों को पुश करेगा, ये सारी चीजें करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, अगर हमें कभी पता चलता है कि हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, तो हमें अपने बच्चे को गाइड करना है, बार बार उसे बोलना है, बार बार नो कि आपको नहीं करना है, और आपको हर बार ये बात शांति से बताना है उसे। अगर आप उसे हिट करोगे या उसे पुल करोगे या उसको, तो वो आपसे तो डरेगा, बट उसको जो करना है वो वही करेगा। एक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट किस एज तक होता है, या मेन उसका ब्रेन डेवलपमेंट एज मैंने सुना है स्टार्टिंग में होता है, Right. 5 एज तक। तो उस टाइम पे तो बच्चा अभी कुछ भी इतना ग्रास्प नहीं कर पाया है। सी तो जो चाइल्ड का पेन है, ठीक है, वो एक तो इन यूट्रो स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना, ठीक है, फिर जब बच्चा पैदा होकर आता है उसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल लाइफ। तो पोस्ट नेटल लाइफ में 0 मंथ से लेकर के 2 years ऑफ एज, जो ये फर्स्ट 1000 days है, इसमें बच्चे के जो है ब्रेन बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, उसके सारे न्यूरॉन्स, सारे कनेक्शन सारे इसी फेज में जो है बनते हैं। उसके बाद वो एक सिचुएशन में आता है कि वो धीरे 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 अपने एक्सपीरियंस वाइज बढ़ रहा है, ठीक है, बट जो मैक्सिमम ग्रोथ होता है ये इसी फेज में होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत कोमल है। तो फर्स्ट 1000 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप पेरेंट के साथ उसका कैसा बॉन्ड है, फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, एब्यूजिव नहीं है, अच्छा है, फ्रेंडली है, ठीक है, बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ना कि आप शुगर मत दीजिए, क्योंकि उन सब उससे आपके न्यूरॉन्स वगैरह भी डैमेज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। तो वही 1000 days, first 1000 days are important for the child's growth. Yeah. So I think I have so many questions, और हमारा ये सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर Right. मैं एक एक क्वेश्चंस को पुट अप करने लगी। क्योंकि आई एम अ मॉम ऑफ अ बेबी एंड आई नो कि ये सारे प्रॉब्लम जितने आपने बताए हैं और जितना मैंने पूछा है आपसे, ये मेरी लाइफ में है, और आई थिंक ये हर लेडी के लाइफ में है जिसने भी बर्थ दिया है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैंने जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके अलावा अगर किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन हो और मैम से डिस्कस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट्स में आप बताओ कि आप क्या पूछना है, और कौन सी ऐसी पॉइंट थी जहाँ पे आपको लगा कि यू आर रिलेटिव, मतलब आपको भी लगा कि हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है, बिकॉज वी फॉर्म अ कम्युनिटी एंड वी शेयर आवर फीलिंग्स, ठीक है। तो और नेक्स्ट एपिसोड में
हम डेफिनेटली, अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैम को डेफिनेटली यहाँ बुलाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस को रीड करके उनके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे. सो स्टे ट्यून. बाय बाय.